दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रही है और इस बार चुनाव सिर्फ 2 चरण में हो रहे हैं और बहुत कम समय में सारी चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह बिहार में सुधरे हुए कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर कोई पूछता है कि वर्तमान सरकार ने क्या किया है, तो यह इसी से परिलक्षित होता है कि आज जो चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दल और लोग बिहार की सड़कों पर निकल रहे हैं, वह उस दुर्दशा का सामना नहीं कर रहे हैं जो इससे पहले हुआ करता था। सड़कें ठीक-ठाक हैं, बिजली सप्लाई भी अच्छे से आ रही है और लोग बातचीत भी ज़्यादा बेहतर तरीके से खुलकर खुद को व्यक्त कर रहे हैं। तमाम यूट्यूबर्स, सोशल नेटवर्क के महायोद्धा, टीवी चैनल वाले भी बिहार में ढेर सारा कार्यक्रम कर रहे हैं और बिना डरे, सहमे या यूँ कहें अपनी बात को बेहतर तरीके से बिहार के अंदर से लोगों तक प्रस्तुत कर रहे हैं। और सच्चाई यह है कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। बिहार की चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह की राजनीति होती है, उसमें सामाजिक न्याय एक सबसे बड़ा शब्द है, जिसमें गरीब गुरुआ की बात होती है, महादलित की बात होती है, अति पिछड़ा की बात होती है। क्योंकि दलित और पिछड़ा, अल्पसंख्यक जैसे शब्द तो सभी राज्यों में हैं और उनकी बात होती ही है, जिसमें आरक्षण, नौकरी, बेरोजगारी, पलायन जैसे भी कम ज़्यादा मुद्दे रहते ही हैं। अब जैसे पंजाब के लोग यूरोप, अमेरिका, कनाडा में पलायन कर रहे हैं, वैसे ही हमारे बिहार, पूर्वांचल और अन्य राज्यों के लोग अपने से बेहतर राज्य में पलायन करते ही हैं। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है या यूँ कहें जीवन में बेहतर अवसर के लिए लोग कहीं और आते ही जाते हैं। इसके सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष साथ-साथ चलते रहते हैं। पर जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, वास्तव में वह कहाँ तक हो पाती है? क्योंकि सामाजिक वंचना कोई एक कानूनी प्रक्रिया से या सिर्फ राजनीतिक जागरूकता से या फिर सामाजिक संघर्ष से हासिल हो जाए, यह संभव नहीं है। क्योंकि वंचना कहीं न कहीं पर, किसी न किसी स्तर पर, आप चाहे विकासशील समाज हो या फिर विकसित समाज हो, रहती ही है। तो इस वंचना का मूल कारण मानसिक स्थिति भी होती है, जो विचारधारा के स्तर पर रहती है। कि कोई व्यक्ति खुद को वंचित क्यों मानता है? क्या वह जीवन के संघर्ष करने में सक्षम नहीं है? क्या उसके पास कनेक्टिविटी नहीं है? जैसे अगर रेल, रोड और दूसरी कनेक्टिविटी आपके गाँव, शहर में है, तब संघर्ष आसान हो जाता है क्योंकि जीवन के अवसर जब आपको आपके गाँव और शहर में नहीं मिल पाते हैं, तब आप दूसरे जगह पलायन कर जाते हैं। फिर वहाँ पर अपने पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पे आप चीज़ों को हासिल करते हैं। क्योंकि यह संघर्ष निजी स्तर पर ही होता है। आपके गाँव तक सड़क पहुँचा दी जाएगी, लेकिन श्रम तो आपको ही करना पड़ेगा। फिर आपकी जात, बिरादरी और मज़हबी सोच भी आपके आड़े आएगी और उससे कुछ लाभ और हानि दोनों होता है। जब आपको लाभ होता है, तब उसकी चर्चा आप नहीं करते हैं, लेकिन जब ज़रा-सा नुकसान होता है, तो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। फिलहाल बिहार चुनाव के संदर्भ में बात हो रही है, तो हमारे यहाँ एक स्यूडो सेक्युलर तबका है, जो सेकुलर कब कैसे होना है, इसका वह बखूबी प्लान करके चलता है और तमाम मीडिया के कथित निष्पक्ष बुद्धिजीवी पत्रकार भी उसमें तमाम तरह के बकवास करते रहते हैं और विक्टिम कार्ड और बेचारा वाला एंगल लाते रहते हैं कि किसको बेचारा और विक्टिम कब बनाना है, कब बताना है। अगर आप किसी खास जाति और मजहबी समूह के हैं और आपके साथ कोई दुर्घटना, अपराध हो जाता है, तो कैसे विक्टिम कार्ड खेलना है। जबकि ओवरऑल जो अपराधों की गणना आप करेंगे, तो सबके साथ उसी अनुपात में आपराधिक घटनाएँ होती हैं। शायद उसमें जाति का कारण न हो और जाति का कारण है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की ही जानी चाहिए, इसमें भला किसे संदेह होगा। लेकिन कोई अपराध हुआ और उसमें जाति ढूँढ लेना, इस सेक्युलर मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता होती है। सोचिए पहले चरण के चुनाव के जो नॉमिनेशन था उसका अंतिम दिन निकल चुका है और हमारा जो महागठबंधन है, वह मीडिया में या यूँ कहें सार्वजनिक तौर पर
यह घोषित नहीं कर पाया कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, और एक ही सीट पर एक से अधिक दलों ने अपने टिकट वितरित कर दिए, मतलब चुनाव चिन्ह बांट दिए। अब इसको जो है फ्रेंडली फाइट भी कहा जा रहा है, एक स्ट्रेटजी भी कही जा रही है। और जो हमारे मीडिया के भक्त घराने हैं, किसी भी पक्ष की भक्ति करते हों, वो इसे मास्टर स्ट्रोक बताने लग जाते हैं। तो बिहार में जैसे कांग्रेस और आरजेडी है, तो उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उनका मुख्य लक्ष्य मुस्लिम वोट बैंक को बचा कर रखना है, बना कर रखना है, और उसके माध्यम से चुनाव जीतना है। तो जिन सीटों पर वह ज़्यादा दावा कर रहे हैं कि यहीं से उनको लड़ना है, यह सीट उनकी है, तो उस पर मुस्लिम वोट बैंक का किस तरह से गणित है, वह किस तरीके से निर्णायक साबित होगा, तो उसी की लड़ाई है। क्योंकि वह सीटें उन्हें सिक्योर लगती हैं कि यहाँ पर वह आसानी से जीत सकते हैं। कांग्रेस भी वही सीटें चाहती है जहाँ पर मजहबी समूह उनको ज़्यादा समर्थन दे सकता है, तो वहाँ जीत निश्चित रहेगी। अब देखिए, तमाम सोशल नेटवर्क और सिनेमा के लोगों को भी राजनीतिक दल टिकट दे देते हैं। उनको किन जगहों पे टिकट देते हैं? वो तुरुप का पत्ता की तरह होते हैं। उनको ऐसी जगह पर टिकट दिया जाता है जहाँ पर वह पार्टी इससे पहले कभी चुनाव नहीं जीती रहती है, जहाँ पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता का चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे में किसी सेलिब्रिटी को टिकट देकर यह रिस्क लिया जाता है, उसकी फैन फॉलोइंग और बाकी चीज़ों के माध्यम से क्या वह चुनाव जीत सकता है? आप मैथिली ठाकुर का उदाहरण लीजिए और बाकी दूसरे लोगों को। तो इसमें जो लोग नाराज होने लगते हैं, तमाम दूसरे तरह के नैरेटिव लाने लगते हैं, उनको थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है कि उसकी वजह से बाकी सीटें कैसे प्रभावित होती हैं। तो उस प्रभाव को ध्यान में रखकर ही उनको सीटें दी जाती है। अब राहुल बाबा और तेजस्वी यादव की बात किया जाए कि ये लोग आखिर करते क्या हैं? सोचिए, चुनाव के 1 डेढ़ महीना पहले इन्होंने वोट अधिकार यात्रा शुरू कर दिया और अपनी पूरी ऊर्जा नष्ट कर दिया। अब वोट चोरी भी हो गया, वोट बचा भी नहीं पाए। तो वोट चोरी हुआ कैसे? उसके लिए न तो ईवीएम न तो मतदाता सूची जिम्मेदार है, उसके लिए खुद ये राजनीतिक दल और इनके नेता जिम्मेदार हैं कि ये अपना वोट संभाल के नहीं रख पाए। मान लीजिए मेरे घर में चोरी होती है, मैं उसकी सुरक्षा इंतजाम ठीक से नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए चोर थोड़ी जिम्मेदार है, इसके लिए तो हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपने वोट बैंक को बचा और बनाकर नहीं रख पाए, उसको कन्विंस नहीं कर पाए। और सोचिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर एक बड़ा वोट बैंक आप खोते जा रहे हैं, और फिर आप शिकायत करते हैं कि वोट चोरी हो गई। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए, भाजपा, मोदी, योगी का जो गठजोड़ है, जो कॉकटेल है, वो हिंदू पोलराइजेशन पर आधारित है। आप मुस्लिम वोट बैंक और जो नारे और नैरेटिव गढ़ रहे हैं, उसमें एक 10 से 15% वोट बैंक के लिए आप लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा जो है 80 से 85% वोट को टारगेट करके चल रही है। तो सोचिए, चुनाव का परिणाम किसके पक्ष में होगा? अगर वह सारा वोट आपको मिल भी जाएगा, तो क्या आप चुनाव जीत पाएंगे? और जिस तरीके से हिंदू पोलराइजेशन, हिंदू जागरण और धर्म से जुड़ी तमाम चीज़ें अब लोगों के सामने आ रही हैं, उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए अगर आप दिखेंगे, तो क्या आपका वोट बना रहेगा, बचा रहेगा? अब हमारे अखिलेश यादव को ही देखिए, सपा को देखिए, एमओआई समीकरण से यह पार्टी चलती है, और इसका जो वोट बैंक है 20 से 25%, इसको सच में कोई हिला नहीं सकता है, लेकिन चुनाव नहीं जिता सकता है। यह आपको 100 सीट्स या मैक्सिमम 120-25 सीट तक ही ले जाएगा, इससे तो कुछ होगा नहीं। अंततः आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा हिंदू समूह, उससे जातीय समूह जब आप निकालेंगे और वह उसमें जुड़ेगा, तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। भाजपा यह कर रही है, वह हिंदू समूहों का जो जातीयकरण है, उसमें सभी जातियों को खुद से जोड़ चुकी है और उनका निरंतर हिंदूकरण कर रही है। और जो हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, आरएसएस, इन सब से मिलकर बनता है, और आप उसी का विरोध करते नजर आने लग जाते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते, मुसलमानों के पक्ष में एजेंडा चलाते चलाते, न जाने कब आप हिंदू विरोध में एजेंडा चलाने लग जाते हैं। जब सोशल नेटवर्क नहीं था, तो बातों को कहने और समझाने वाले उतने लोग नहीं थे। आज की स्थिति क्या है?
सोशल नेटवर्क पर भाजपा बताए या न बताए, आरएसएस बताए या न बताए, तमाम दूसरे यूट्यूबर्स और लोग आप ही की बातों को आगे पीछे और तमाम जो तथ्यों तर्कों के साथ जोड़कर कब आपने क्या कहा, कैसे किया, आप क्या करते हैं, इसको जनता के सामने ले आती है। तो जनता की स्मृति तो बहुत छोटी होती है, लेकिन सोशल नेटवर्क पर उस स्मृति को लगातार याद कराते रहना कि स्मृति आपकी खत्म न हो, घटनाओं को लगातार लोगों के सामने ले आया जाता है। सोचिए, अब अवैधनाथ के भाषण भी आसानी से सुने जा सकते हैं। इसी तरह राहुल जी, राजीव जी, सोनिया जी, इंदिरा जी, इनके बात और इनके वीडियो भी जनता के सामने आते रहते हैं। अखिलेश जी के भी आते हैं, तेजस्वी जी के भी आते हैं। तो राजनीति में जब आप आ जाते हैं और भारत जैसे देश में जहाँ पर जनता आपसे बहुत उम्मीदें करती है, वहाँ पर आपकी कोई निजी ज़िंदगी नहीं रह जाती है। तो आप अगर 2-4 लोगों को संतुष्ट करने में लगे हैं और उनके हिसाब से एजेंडा चला रहे हैं, तो 90 लोगों को आप नाराज़ कर रहे हैं। तो मुस्लिम तुष्टीकरण से आपको बचना ही होगा। तो जो जो तमाम क्षेत्रीय दल या हमारा जो कांग्रेस है, वह पतन की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि वह लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण में अब भी लगा है। उसको सच में सेक्युलर होना है, निष्पक्ष होना है, आधुनिक होना है और वही जो वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ने वाली बात है, अगर उसको सच में नहीं लेकर चल रहा है, तो फिर कहाँ से काम चलेगा? अब सोचिए, बिहार चुनाव में जो राहुल जी या तेजस्वी जी का नेतृत्व है, वह कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जनता किसको वोट देगी, किसकी सरकार बनेगी, अलग बात है। लेकिन वह स्वयं की मार्केटिंग करने और सेल्फ इमेज जो उनको बनानी चाहिए थी बिहार चुनाव में, यह बनाने में वह नाकाम रहे हैं। यह भी सच्चाई है। वहीं योगी, मोदी और भाजपा के तमाम लोग इस मामले में लीड ले चुके हैं। सोचिए, वो किस तरह के फोटो वीडियो उनके आते हैं और जनता के बीच में उनसे क्या मैसेज जाता है, और आप जो फोटो वीडियो बनवाते हैं, बनाते हैं, जो कहते हैं, उससे जनता के बीच में आपका क्या मैसेज जाता है। बस इसी की तुलना कर लीजिए। और बिहार चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जनता को भी कि आपका शत्रु और मित्र कौन है यह पहचानिए। किसके हारने जीतने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी स्वस्थ आकलन करिए। निष्पक्ष होना संभव नहीं है। अपने पक्ष को सही करिए और किस पक्ष में होने से क्या होता है, इसका भी आकलन आप ही को करना है। मूर्ख नहीं बनना है, किसी भी दल या व्यक्ति का भक्त भी नहीं बनना है। इन्हीं बातों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।